नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुशाग्र आईएएस पर और आप सभी लोग के बीच में आज मैं आरबीआई की वर्क्स पर एक वीडियो लाया हूं। पिछला वीडियो मेरा नीति आयोग पर और प्लानिंग कमीशन का दोनों के बीच में अंतर और दोनों की कॉन्सेप्ट पर था कि क्यों योजना आयोग को रिप्लेस करके आपका नीति आयोग है। आज हम आरबीआई के वर्क्स पर चर्चा करेंगे कि आरबीआई क्या कार्य करता है। तो देखिए, जहाँ तक हमने इसमें आपका दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कि फंक्शंस ऑफ आरबीआई या भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको हम स्लाइड फॉर्म में बता देते हैं। यहाँ आप देखेंगे एक डायग्रामिक फॉर्म में आप देख पा रहे होंगे यहाँ कि एक देखिए, हमने यहाँ पर एक चार्ट सा बना दिया जिसमें लिखा हुआ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। जो विदेशी मुद्रा आती है डॉलर में, यूरो में, येन में, जो भी है, उसको हम क्या करते हैं, एक्सचेंज का मैनेजमेंट का काम करता है। कोई टूरिस्ट यदि ईरान से आ रहा है या सऊदी अरब से आ रहा है तो वो यहाँ पर कौन सी करेंसी चेंज करेगा? दहरीन जो वहाँ पर चलती है, या यूएस डॉलर या यूरो चलती है, या लंदन में पाउंड चलती है, तो वो यहाँ देगा और इंडियन रुपए के हिसाब से वो खर्च करेगा। इसको हम बैंकर्स बैंक भी बोलते हैं। बैंकों का बैंक मतलब होता है कि आरबीआई जो है सभी बैंकों का एक सेंट्रल बैंक है, उसकी केंद्रीय शाखा है। उसके नीचे बहुत सारे बैंक हैं, जैसे कमर्शियल बैंक जिनको हम बोलते हैं वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक का मतलब क्या होता है? जैसे एसबीआई हो गया, आपका पंजाब नेशनल बैंक हो गया, आपका कैनरा बैंक हो गया। जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वो, और जितने भी नॉन राष्ट्रीयकृत बैंक भी हैं, प्राइवेट बैंक जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, ये सब जो हैं किसको अपडेट देते हैं? आरबीआई को देते हैं। तो इसको बैंकों का बैंक भी बोला जाता है। जैसे दादाजी, जैसे मेरे दादाजी हुए, आपके दादाजी, तो क्या बोला जाएगा? बाप का बाप, पिता का पिता। मेरे पिता के पिताजी मेरे दादाजी हुए। तो आरबीआई उस फॉर्म में होता है कि जो उसके नीचे शाखा होती है, बट वो एग्जैक्ट फॉर्म में वैसा नहीं है। आप समझे कि एक से निकल दूसरे निकला, मेन होता है कई सारी ब्रांचें, और आगे एक्सप्लेन हम करेंगे उसको, ठीक है। इशूअर ऑफ करेंसी, नोटों को जारी करने की भी इसके अंदर ताकत है। ये नोटों को जारी करता है। आपके 2 रुपये, 5 रुपये, 10, 1 रुपये का नोट जारी नहीं करता, याद रखिए। 1 रुपये का नोट भारत सरकार जारी करती है। एक इंटरेस्टिंग बात है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। 1 रुपये का जो नोट है वो भारत सरकार जारी करती है। 2 रुपये से जो नोट जारी होता है वो आरबीआई करती है। तो 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये और 2000 तक का नोट। मॉनेटरी पॉलिसी भी इनका होती है, जिसको हम बोलते हैं मौद्रिक नीति बनाता है, जिसके अंदर हम क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं। उसका भी हम चर्चा आपसे आगे करेंगे। जैसे आप जानते होंगे बैंक दर, जैसे आप रेपो रेट का नाम सुना होगा, रिवर्स रेपो रेट का नाम सुना होगा, एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआई, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं। इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, सरकारी बैंक कहते हैं इसे, शासन का बैंक। भारत सरकार का जो पैसा है वो आरबीआई में जमा होता है, राज्य सरकारों का जो पैसा है वो आरबीआई में जमा होता है। अब ये जो इनका पैसा वो आरबीआई में जमा रहता है, उसमें आरबीआई क्या है, ब्याज नहीं देता। लेकिन चूंकि इसकी हम सिक्योरिटी में आपका हजारों रुपए रखे हैं, तो इसका हम ब्याज नहीं दे रहे, सिर्फ हमने इसको रखा है। सिक्योरिटी भी तो प्रोवाइड करा रहे हैं, इतना सारा पैसा आपका सिक्योरिटी में रखे हैं, ब्याज हम जरूर नहीं दे रहे। लेकिन हम इस एवज में क्या करता है, बैंक इनके कहने पर, सरकार के कहने पर, जब सरकार गारंटी लेती है तो किसानों को, जो और छोटे तबके के व्यापारी होते हैं, उनको लोन जब सरकार दिलवाती है अपनी गारंटी पे, तो वो भी जो है आपके बैंक उसको भी मैनेज करता है। यहाँ से ही पैसा रिलीज किया जाता है सरकार के माध्यम से, या सरकार जब बैंकों से पैसा उधार लेती है तो भी उसमें आरबीआई का ही रोल होता है। तो इसको बैंकर टू द गवर्नमेंट, सरकारी बैंक बोला जाता है। अगला पॉइंट है इसमें सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। सुपरवाइजर मतलब क्या होता है? जो वित्तीय सिस्टम है उसको सुपरवाइज करता है, उसकी देखरेख करता है। तो ये रोल ऑफ आरबीआई का मैंने ग्राफ बताया। अब इसको आगे हम डिटेल में समझेंगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट आ गया था कि रिजर्व बैंक के अंतर्गत कौन कौन से बैंक आते हैं, उसको आप लोग समझ लीजिए। रिजर्व बैंक के अंतर्गत कौन कौन से बैंक आते हैं? सुप्रीम मॉनेटरी अथॉरिटी होती है ये,
सुप्रीम मॉनेटरी अथॉरिटी, जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है तो उसके नीचे सभी कोर्ट होते हैं, जैसे हाई कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट, सब इसके अंदर में आ जाते हैं। तो सुप्रीम मॉनेटरी अथॉरिटी है ये, सबसे ऊपर। सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी बोलते हैं, केंद्रीय बैंकिंग अथॉरिटी। इसके अंदर कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं। कमर्शियल बैंक के अंदर फॉरेन बैंक्स आ जाएंगे, जैसे आपके यस बैंक हो गया, जैसे आपके फेडरल बैंक अमेरिका का हो गया, आपके जो इटली के यहाँ पर बैंक है, जो रशिया के बैंक है यहाँ पर, बैंक ऑफ रशिया, बैंक ऑफ चाइना, ये सब फॉरेन बैंक है। लेकिन इनको रूल और रेगुलेशन किसके फॉलो करने पड़ते हैं? भारत के आरबीआई के द्वारा जो निर्धारित नियम बनाए गए हैं उनके रूल और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। बट इनको हम फॉरेन बैंक इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? इनके अपने देश में। जैसे फेडरल बैंक का कहाँ है? वहाँ के देश की किसी भी शहर में। चाइना, बैंक ऑफ चाइना का हेडक्वार्टर कहाँ होगा? बीजिंग में होगा। बैंक ऑफ रशिया कहाँ होगा? मॉस्को में होगा। तो हेडक्वार्टर हर इनका जो है दूसरे देश में होता है, दैट्स वाई इनको हम क्या कहते हैं? फॉरेन बैंक्स। बाकी रूल और रेगुलेशन ये वही फॉलो करते हैं जो आरबीआई कहता है, अपने मन से कोई भी रूल और रेगुलेशन फॉलो ये नहीं कर सकते हैं। अगला है इसमें रीजनल रूरल बैंक, जिसको हम बोलते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये भी कमर्शियल बैंक है, ये भी किसानों को उनका पैसा जमा करता है, उनको सस्ती ब्याज दर पर लोन देता है एग्रीकल्चर आपके इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। जैसे उनको ट्रैक्टर खरीदना है, पंप खरीदना है, खाद बीज खरीदना है बुवाई के लिए, सोइंग के लिए, उसको ये ऋण जो है कम ब्याज दर पर देता है। ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खोले गए हैं। इसी में आगे चल के है पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब हम बोलते हैं राष्ट्रीयकृत बैंक। राष्ट्रीयकृत बैंक मतलब नेशनलाइज्ड बैंक, जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, आपका एसबीआई जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। और भी जितने राष्ट्रीयकृत बैंक है बहुत सारे मर्ज हो चुके हैं, अब 6 बचे हैं, तो उनकी चर्चा हम कभी और करेंगे। आज हमारा आरबीआई की वर्क्स बताने का मुद्दा है। तो आप ये समझ गए, पब्लिक सेक्टर बैंक का सीधा मतलब होता है जिसमें 70% से ऊपर पूंजी किसकी लगी हो? सरकार की लगी हो, उसको हम पब्लिक सेक्टर बैंक या नेशनलाइज्ड बैंक बोलते हैं। 70% से ऊपर संपत्ति, पैसा किसका होता है? उसमें सरकार का होता है। 30% प्राइवेट सेक्टर का, या जो उसके निवेशक होते हैं, जो उसमें निवेश करते हैं, उसके शेयर खरीदते हैं, शेयर धारकों का 30% होता है। तो ऐसे बैंकों को हम पब्लिक सेक्टर बैंक बोलते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक मतलब आपको बता ही चुके, फेड, जैसे आपका आईसीआईसी बैंक हो गया, जैसे आपके केरला का फेडरल बैंक हो गया, जैसे आपका कोटक महिंद्रा हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ये सब क्या है? प्राइवेट बैंक हो गया। प्राइवेट बैंक का क्या मतलब होता है? प्राइवेट बैंक का मतलब जिसमें 99% क्या 100% शेयर होल्डर कौन होते हैं? प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, प्राइवेट लोग होते हैं, इसीलिए से हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट सेक्टर बैंक। लेकिन नियम ये भी आरबीआई के ही फॉलो करेंगे। अब है कॉर्पोरेटिव्स। कॉर्पोरेटिव्स में एक होता है शहरी कॉर्पोरेटिव, सहकारी बोलते हैं, जैसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? सहकारी। तो अर्बन कॉर्पोरेटिव मतलब शहरी सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक। तो 2 तरीके से आपके कॉर्पोरेटिव बैंक होते हैं, शहरी सरकारी और स्टेट कॉर्पोरेटिव। स्टेट कॉर्पोरेटिव के अंतर्गत भी एक फिर जिले में बना देती है राज्य सरकार, फिर एक छोटे स्तर पर बना देती है जिला सहकारी बैंक, आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। और एक होता है अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक, जो आपके अर्बन एरिया में होता है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से अलग है, याद रखिए, ये कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। तो ये एक हमने आरबीआई के अंदर जो बैंक काम करते हैं उसका एक स्ट्रक्चर दे दिया ताकि आपको आरबीआई के कार्य समझने में आसानी हो। अब आरबीआई का पहला कार्य क्या है? देखिए आप, आरबीआई के पहले कार्य हमने समझा था नोट जारी करना। नोट ये जारी 1 रुपये का नहीं करता, याद रखिए, क्वेश्चन आएगा। तो 1 रुपये का नोट जारी जो है भारत सरकार करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। कौन करता है? भारत सरकार करती है। 2 रुपये से नोट जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास देश में नोटों को छापने का एक अधिकार है, मोनोपोली है, इसके अलावा कोई नोट नहीं छापता। उसके पास 1 रुपये के नोट केवल वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, जैसे मैंने बोला भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं, को छोड़कर सभी प्रकार के नोट जारी करता है। मतलब 2 रुपये से लेकर कहाँ तक?
2000 रुपए तक का नोट छापने का अधिकार किसको है? भारतीय रिजर्व बैंक को है, और कोई नहीं छाप सकता, और कोई छापता है तो वो इलीगल है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसके तहत उसको जेल भी होगी। चलिए इसी में आगे हम देखें कि नोट को जारी करने, छपाई करने के लिए रिजर्व बैंक न्यूनतम रिजर्व प्रणाली, मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अपनाता है। ये क्या है भाई? नोट छापने का अधिकार मिल गया, इसका मतलब नहीं कि चाहे जितने नोट छाप दो, उसकी भी एक लिमिट होगी। कैसे? इस प्रणाली के तहत 1957 से रिजर्व बैंक सोने और विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में 200 करोड़ रुपए रिजर्व रखता है, जिनमें से कम 115 करोड़ रुपए सोने के रूप में और शेष विदेशी मुद्राओं के रूप में होनी चाहिए। ऐसा नियम 1957 या 57 में बन गया था कि जो विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए? 200 करोड़ रुपए होना चाहिए। मतलब जो डॉलर, यूरो जो सब है, इसकी कीमत भारतीय रुपए की तुलना में कितनी होना चाहिए? मान लीजिए ये रिजर्व बैंक है, 50 नोट आप पकड़ लीजिए, और भारतीय की तुलना में वो 200 करोड़ होना चाहिए। तो 200 करोड़ में जितने में कन्वर्ट रिजर्व बैंक हो जाए, कौन सी? विदेशी मुद्रा, उसको रिजर्व करेंगे। एक चीज। दूसरी चीज, जिसमें से कम 115 करोड़ रुपए सोने के रूप में होना चाहिए। कितने होना चाहिए? सोने, गोल्ड हमारे पास होना चाहिए कितना? 115 करोड़ रुपए का, और शेष विदेशी मुद्राओं के रूप में होना चाहिए। मतलब 115 करोड़ रुपए का सोना और बचा आपके 85 करोड़ का क्या? विदेशी मुद्राओं के रूप में एक हमारे पास इतना पैसा हमेशा रिजर्व में होना चाहिए। इससे 200 करोड़ की धनराशि को रखने के बाद रिजर्व बैंक जरूरत के हिसाब से कितनी भी मुद्रा छाप सकता है, कि हालांकि उसे भारत सरकार से अनुमति देती। मतलब वो 200 करोड़ रुपए की मुद्रा छापता है, क्योंकि उसने उसका इतना रिजर्व रखा। इसके अलावा भी वो छाप सकता है, लेकिन भारत सरकार से उसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अपने मन से वो 200 करोड़ रुपए से ऊपर नहीं छाप सकता है। तो ये नोट इशू करने का उसका एक अधिकार था, जिसके बारे में आपने समझ लिया कि कितने भी नहीं छापेगा, 200 करोड़ तक छापेगा, उससे ऊपर छापना है तो भारत सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरा, आप आरबीआई के कार्य को समझे तो भारत सरकार का बैंक, जैसा कि उसने आपको बताया था कि भारत सरकार का बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य भारत सरकार और राज्यों के बैंक एजेंट और सलाहकार के रूप में क्या करता है? ये काम करता है। यह राज्य और केंद्र सरकार के सभी बैंक कार्य करता है और आर्थिक और मौद्रिक नीति से संबंधित मामलों पर सरकार को उपयोगी सलाह भी देता है। यह सरकार के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन भी करता है। जब सरकार कोई सार्वजनिक ऋण लेती है किसी चीज के लिए, तो उसका मैनेजमेंट काम करने का भी कौन करता है? आरबीआई ही करता है। तो ये भारत सरकार का बैंक हो गया आपका। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है इसका? तीसरा महत्वपूर्ण कार्य के रूप में इसको हम बोलते हैं बैंकों का बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों के लिए उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार अन्य बैंक आमतौर पर अपने ग्राहकों के लिए करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। वाणिज्यिक बैंक क्या थे वो आपको हम समझा चुके हैं, कमर्शियल बैंक ऊपर आपकी स्लाइड में। अब आप यहां समझ लीजिए कि जैसे हम एक बैंक में, मेरा एक बैंक में अकाउंट है और वहां जाके मैं अपना पैसा डिपॉजिट करता हूं, या वहां से मैं होम लोन लेता हूं, कार लोन लेता हूं, या किसी भी प्रकार का मैं लोन लेता हूं, एजुकेशन लोन लेता हूं, तो जो मुझे ऋण मिलेगा जिस ब्याज दर पर, तो मुझे वो बैंक देगा। तो जिस प्रकार मैं अपने बैंक के लिए ग्राहक हूं, उसी प्रकार से बैंक ऑफ पंजाब, कैनरा बैंक, आपके जो भी बैंक है, जो भी बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं, वो उसके लिए क्या है? ग्राहक है। उस सब के अकाउंट आरबीआई में होते हैं। वो जब भी उस बैंक से लोन लेते हैं तो वो बैंकों का बैंक कहलाता है। आपकी बात समझ में आ गई? जैसे हम अपने बैंक के लिए ग्राहक हैं, इसी प्रकार से जो एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ पंजाब हो गया, कैनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये सब आरबीआई के कस्टमर है, इनसे लोन लेते हैं। ठीक है, उसकी प्रोसेस हम आगे बात करेंगे। उस लोन लेने को हम क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। उसको हम आगे की स्लाइडों में, आगे की क्लास में समझेंगे, अभी उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। चलिए अभी आप सामान्य कार्य समझिए। पांचवा है विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक। जो भी विदेशी मुद्रा हमारे देश में आती है उसका वो संरक्षक है। तो जो विदेशी विनिमय दर है, एक्सचेंज जो है, को स्थिर रखने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्राओं को खरीदता है और बेचता है, और देश के विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा भी करता है।
विदेशी विनिमय बाजार में जब विदेशी मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाती है तो भारतीय रिजर्व बैंक इस बाजार में विदेशी मुद्रा बेचता है, जिससे इसकी आपूर्ति क्या है, बढ़ाई जा सके। और जब विदेशी मुद्रा की आपूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ जाती है तो आरबीआई विदेशी मुद्रा बाजार से विदेशी मुद्रा को खरीदता है। वर्तमान में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है 6 अगस्त का जो डेटा है हमारे पास 2021 में, वो लगभग $689 बिलियन है। अब आप समझ सकते हैं। और दुनिया में हम 4th लार्जेस्ट है, चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो है हम विदेशी भंडार रखते हैं। हम चौथे नंबर पर दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉरेन पैसा रखने वाले देशों में है। तो हमारी परचेजिंग पावर आप समझ सकते हैं कितनी होगी कि दुनिया में जो फॉरेन पैसा है उस पर हम चौथे नंबर पे है। $689 बिलियन हमारे पास फॉरेन रिजर्व है। तो आप इसे समझते हैं। इसमें आपको मैंने क्या बताया कि जब विदेशी मुद्रा की आपूर्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो हम इसको क्या करते हैं, बेच देते हैं। और जब विदेशी मुद्रा की आपूर्ति या मांग बढ़ जाती है तो उसको हम क्या करते हैं, आरबीआई खरीद लेता है। ठीक है, इससे आरबीआई अपना विदेशी भंडार बढ़ा लेता है। ये बढ़ाना क्यों जरूरी है आप समझ रहे होंगे। ये देख के ही हमारे पास क्या आता है, एफडीआई आती है। एफडीआई मतलब क्या, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो भी विदेशी कंपनी है भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, या आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आप हैं, आप किसी भी कॉलोनी में मकान लेना चाहते हैं या दुकान लेना चाहते हैं, सबसे पहले आप उस एरिया को देखेंगे, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, कानूनी व्यवस्था कैसी है, ये एरिया कितना पॉश है। हम बोलते हैं ना ये एरिया पॉश है। पॉश एरिया की कीमतें या महंगे मकान वहाँ क्यों मिलते हैं, क्योंकि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था है। और ये एक अच्छा बिल्डर है, ये एक अच्छा बिल्डर, एक रेपुटेटेड बिल्डर है। यदि ये बोलेगा हम 2 साल में फ्लैट अवेलेबल करा देंगे तो 2 साल में ही करा देगा। अदरवाइज सस्ता लिया आपने 2 साल में देगा, 6 साल में मिल रहा आपको। तो इतना फॉरेन मनी देख के जो विदेशी कंपनी यहाँ प्राइवेट इन्वेस्ट करती है वो देखती है कि इसके पास इतना सारा पैसा है, मतलब ये देश कभी फेल नहीं होगा। क्योंकि अफगानिस्तान आपने देखा कुछ भी नहीं बचा, खाली है। पाकिस्तान के पास भी कुछ भी नहीं, खाली देश है। तो भाई हम वहाँ पैसा लगा देंगे और पता चला कि गरीब देश है, कुछ है ही नहीं इसके पास, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, सेना नहीं है, पुलिस नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, पीने का पानी नहीं है, ट्रेन नहीं है, कुछ व्यवस्था ही नहीं है, पैसा ही नहीं है इसके पास, तो क्या होगा, वो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट खींचने के लिए हमको अपना फॉरेन पैसा जो आता है, मनी, विदेशी मुद्रा भंडार, उसको बढ़ा के रखना पड़ता है, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने आए तो वो देखें कि ये देश इसलिए क्योंकि इतना सशक्त है, स्टेबल होगा, क्योंकि इसके पास पैसा है तो स्टेबल होगा तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो इन्वेस्टमेंट आने से क्या होता है, भारत के लोगों को रोजगार मिलता है, वही वस्तु इनको सस्ती मिलने लगती है। तो इसीलिए विदेशी मुद्रा भंडार को हमको बढ़ा के रखना पड़ता है। नेक्स्ट आप देखिए क्रेडिट कार्ड का नियंत्रण, क्रेडिट का नियंत्रण, मुझे क्रेडिट कार्ड बोल दिया, ठीक है। यहाँ क्रेडिट का नियंत्रक, क्रेडिट मतलब क्या होता है, क्रेडिट मतलब हिंदी में होता है साख। साख मतलब क्या होती है, इज्जत। हम क्या बोलते हैं, पूंछ। लोग बोलते हैं ना वहाँ हम नहीं जाएंगे, वहाँ हमारी पूंछ रही है, हमें वहाँ कोई ज़्यादा भाव नहीं देता, हमको पूछता नहीं है, भाव नहीं देता, हमको पूछता नहीं, हमको इज्जत नहीं देता, मतलब हमारी वहाँ क्रेडिबिलिटी नहीं है, हमारी साख नहीं है। साख नहीं है। और साख कैसे बनती है, स्कूल टाइम में आप छोटे बच्चे हैं, यदि आप अच्छी परसेंटेज आइए तो आप जाएंगे, सब 90% आइए तो आपकी इज्जत है, 50% आइए तो अरे साहब पढ़ते लिखते नहीं। यदि आप अच्छा अर्न नहीं कर रहे हैं तो लोग कहेंगे अरे ठीक है ऐसे ही उसको बैठा दो, चेयर दे दो। यदि आप अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, IAS है, आप जा रहा है, साहब पूरा घर खड़ा है, पूरा जिला खड़ा आपके स्वागत के लिए, साख, इज्जत। तो देश की इज्जत किस चीज़ पर निर्भर करती है, पैसे पर, जितना हमारे पास फॉरेन रिजर्व होगा। तो इसी इज्जत को बचाने के लिए, इसी इज्जत को कंट्रोल करने के लिए, इसी क्रेडिट को, इसी साख को, जो पैसा है, इसको नियंत्रण करना है कि ऐसा ना हो कि महंगाई ज़्यादा बढ़ जाए, वस्तुओं की कीमतें ज़्यादा बढ़ जाए। तो उसको नियंत्रित कैसे किया जाता है वो देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उत्सर्जित क्रेडिट को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी लेता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए देश में प्रभावी रूप से ऋण को नियंत्रित करने और विनियमन करने के
मात्रात्मक और गुणात्मक तकनीकों का व्यापक उपयोग करता है। जब भारतीय रिजर्व बैंक देखता है कि अर्थव्यवस्था में पर्याप्त धन आपूर्ति है और इससे देश में मुद्रास्फीति का मतलब होता है इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई। सीधे सरल शब्दों में आप समझ लीजिए, इन्फ्लेशन इक्वल टू आप समझ लीजिए महंगाई। इन्फ्लेशन मतलब वस्तुओं की कीमत बढ़ना और उसके कंपैरिजन में मनी की, मतलब मुद्रा की क्या है, उसकी कीमत घटना, मतलब मनी की परचेजिंग पावर घटना। कैसे समझेंगे आप? मान लीजिए मेरे हाथ में ये एक पेन है, इसकी कीमत आज मान लीजिए 100 रुपये है, 100 रुपये है। कल मान लीजिए इस पेन की मांग बढ़ जाती है, सभी लोगों को ये पेन चाहिए है, तो इसकी कीमत में बढ़ा के क्या कर दूंगा, 200 रुपये कर दूंगा। तो अब आपको एक पेन खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? 200 देने पड़ेंगे, जबकि आपको ये पहले कितने मिल रहा था? 100 में मिल रहा था। तो इसका क्या मतलब हुआ? इस पेन की तुलना में मुद्रा घटी है, मुद्रा घटी है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। तो मुद्रा स्फीति की स्थिति पैदा हो सकती है तो वह अपने कड़े मौद्रिक नीति के माध्यम से बाजार में पैसों की आपूर्ति में कमी करता है। पैसे को वो कम जाता है, क्योंकि ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो पैसे की कीमत घटेगी, और जब अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति में कमी हो जाती है तो वह बाजार में पैसे की आपूर्ति बढ़ा देता है। देखिए हम 200 रुपये देने लगे, क्यों? क्योंकि इस चीज़ की कीमत बढ़ गई। फिर हम क्या करेंगे? हम इस चीज़ की कीमत को घटाएंगे। फिर इस पेन की कीमत को हम कितने पे लेते आएंगे? 100 रुपये से 90 रुपये तक लेते आएंगे। हमको मुद्रा की कीमत को बढ़ा के रखना है, वस्तुओं की कीमत एकदम से उछाल ना मार जाए। आपने देखा होगा प्याज 100 रुपये किलो हो जाती है, फिर प्याज 8 रुपये किलो हो जाती है, तो सड़क पे किसान फेंक देता है। तो इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ऋण के माध्यम से बाजार में पैसे के फ्लो को और बाजार से पैसे को वापस खींचने का काम कमर्शियल बैंक या शेड्यूल बैंक के माध्यम से करता है। ठीक है, कैसे करता है? ब्याज दर को बढ़ाकर और घटाकर। ज़्यादा से ज़्यादा लोन यदि बैंक देने लगेगा, होम लोन मान लो वो 2% ब्याज दर पर देने लगे, तो सब लोग मकान खरीदने लगेंगे, और जब सब लोग मकान खरीदने लगेंगे तो जो फ्लैट 25 लाख का था वो फ्लैट 50 लाख का हो जाएगा। तो सरकार क्या करेगी? होम लोन महंगा कर देगी। कितना कर देगी? 15% कर देगी। अभी शायद 12% है, तो 15% होम लोन कर दिया तो फिर वही लेगा जिसको सख्त ज़रूरत है। तो निश्चित तौर पर फ्लैट की कीमत जो 50 लाख थी घट के 25 लाख हो जाएगी। मतलब जो भी लागत होगी उससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट होना चाहिए, 5%, 6%, 10%। अब लेकिन प्रॉफिट यदि आप डबल पे ले रहे हो तो इसका मतलब मुद्रा की कीमत घट गई है। अब आप समझ गए? तो इसी क्रेडिट को ऐसे कंट्रोल करता है। इसके लिए कुछ ऑप्शंस होते हैं, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ कैसे क्रेडिट आरबीआई करती है, वो आप यहाँ समझ लीजिए थोड़ा सा। यहाँ आप कैसे समझेंगे क्रेडिट नियंत्रण करने के तरीके? एक होता है गुणात्मक नियंत्रण, एक होता है परिमाणात्मक नियंत्रण। बैंक दर, हम बैंक दर बढ़ा देंगे। बैंक दर क्या होती है कि एक ऐसी दर जिससे हम नीचे ज़्यादा लोन नहीं दे सकते। लगभग मान लीजिए हम 7% कर दें कि 7% से आप नीचे लोन नहीं दे सकते हैं, 7% से नीचे लोन नहीं दे सकते हैं आप। ठीक है, फिर इसको हम बोलते हैं नगद आरक्षित अनुपात, जिसको हम बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या होता है? ऐसा पैसा जो सरकार नगद रूप में किसके पास जमा करती है? आरबीआई के पास करती है। ठीक है, इसको हम आपको अगले क्लासेस में समझाएंगे। अभी आप एक स्ट्रक्चर समझ लीजिए। CRR SLR को बहुत विधि समझाएंगे। CRR होता है नगद पैसा हम किसके पास जमा करते हैं? आरबीआई के पास हम नगद पैसा जमा करते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से आरबीआई ने ऐसा नियम बना है कि आपको हमारे पास ये पैसा जमा करना होगा। चलिए अगला है वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सॉलिड लिक्विडिटी रेशियो, जिसे हम बोलते हैं, सॉरी SLR बोलते हैं, जिससे मैंने सॉलिड बोल दिया, सॉरी। इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो।
ये क्या होता है, ये एक ऐसा पैसा होता है जो बैंक को अपने ही पास रखना पड़ता है। ये लगभग 23% होता है, मतलब कुछ 23%। मान लीजिए 100 करोड़ का आप बैंक खोल रहे हैं तो 23% आपको अपने पास जमा करना पड़ेगा सोने के रूप में, और CRR आपका शायद 4% ही रहता है। 4% आपको नकद पैसा RBI में रखना पड़ेगा। तो 23 और 4 कितना होगा, 27% पैसा आपको 100 करोड़ का 27% ये सब जमा करके रखना पड़ेगा। बाकी आपको 73% आप पैसे का लेन देन बाजार में कर सकते हैं। फिर अगला है खुले बाजार की क्रियाओं को भी RBI नियंत्रित करता है। अब आप देखिए परिमाणात्मक नियंत्रण कैसे करते हैं। मार्जिन मनी में अंतर और क्रेडिट राशनिंग और नैतिक दबाव। अभी आप इस चीज़ को सिर्फ समझ लीजिए, क्योंकि इस पे हम अलग एक वीडियो बनाएंगे जो आपके बीच में हम लाएंगे कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी के तहत हम एक एक चीज़ को कंट्रोल करते हैं। अभी सिर्फ आपको हमने एक मोटे रूप में RBI के कार्य बताए हैं। जब इनके हम अंदर डिटेल्स में जाएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से इसमें समझ में आ जाएगा कि ये कैसे कंट्रोल करता है। अभी आपके CRR SLR चीज़ें तो आपकी समझ में आ गई होंगी कि कैसे होता है। ये नगद पैसा RBI के पास जमा करना पड़ता है, और SLR जो है खुद के पास रखना, स्वयं के पास 23% पैसा रखना पड़ता है सोने के रूप में, कुछ नगद के रूप में। इसमें आप सोने के रूप में भी रख सकते हो और कुछ नगद पैसा भी रख सकते हो, कैश पैसा भी रख सकते हो। परिमाणात्मक नियंत्रण क्या, ये मार्जिन मनी में अंतर बताया मैंने, क्रेडिट राशनिंग बनाया, नैतिक दबाव बनाया। ये क्या होता है उसका थोड़ा सा समझा देते हैं, तीनों शब्द में अलग अलग हम लाएंगे। इसमें क्या होता है कि सरकार ने एक PSL रखा है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग। क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग। मतलब ये है कि 40% पैसा हमको प्राथमिक सेवाओं में देना पड़ेगा, प्राथमिक सेवा के क्षेत्र में देना पड़ेगा। प्राथमिक सेवा के क्षेत्र क्या होते हैं, एग्रीकल्चर आपके होता है। ठीक है, मैं इसमें आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, चूँकि आपको थोड़ा इसमें क्लैरिटी आ जाए कि मैं कैसे आपको इसमें बता रहा हूँ। थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि सॉरी, हाँ, यहाँ आपको मैं बता रहा था कि कैसे जो PSL के तहत जो है आप परिमाणात्मक की बात कर रहे थे, वहाँ जैसे हमने देखा कि जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, आप उसमें प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत हम किसे ले सकते हैं, हम सबसे पहले इसमें किसको ले सकते हैं, एग्रीकल्चर को लेते हैं। एग्रीकल्चर ही क्या है, हमारा प्राथमिक सेक्टर। हम एग्रीकल्चर को प्राथमिक सेक्टर के रूप में हम मानते हैं। एग्रीकल्चर हमारा एक प्राथमिक सेक्टर हो जाता है, एक नंबर। दूसरा क्या होता है, लघु उद्योग। क्या हो जाता है, लघु उद्योग, बीड़ी उद्योग, पान उद्योग, ये सब इसमें हम लेते हैं कि इनको प्रोत्साहन हम कैसे दे सकें। इसके अलावा होता है कुछ ऐसा हम पैसा दें जिससे लोगों का रोजगार बन सके, ये हम प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत लेते हैं। इसके लिए सरकार ने कुछ प्रयास भी किए थे, जैसे आपको मालूम होगा 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इंदिरा गांधी ने 1971 में, आपको मालूम होगा कि 20 सूत्रीय एक कार्यक्रम इंदिरा गांधी ने चलवाया था। 20 सूत्रीय कार्यक्रम इंदिरा गांधी ने चलवाया था, आपको मालूम होगा 1971 में। गरीबी हटाओ का नारा भी यहीं दिया गया था। तो आप देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, लघु उद्योग के क्षेत्र में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। आप देख रहे हैं 1971 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम भी इंदिरा गांधी ने चलाया। क्यों, प्राथमिक सेक्टर में, ताकि बूस्ट आ सके। अब इसमें आप देखें कि 40% तक, कम से कम 40%, जो मैंने इस स्लाइड में आपको बताया था कि 40% कम से कम आपको प्राथमिक क्षेत्र में पैसा देना पड़ेगा। फिर इसके अंदर मोरल दबाव भी, मोरल दबाव मतलब नैतिक दबाव भी होता है। क्रेडिट राशनिंग भी उसी के अंदर टर्म मैंने बोला, 40% आपको प्राथमिक क्षेत्र में देना पड़ेगा। और कौन देगा, आप ये पूछेंगे कौन देगा, देगा यही पब्लिक सेक्टर बैंक देंगे, प्राइवेट बैंक देंगे, फॉरेन बैंक देंगे, RRB देंगे, ये सभी देंगे, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक देंगे, ये सभी देंगे। कौन होता है, जो इस PSL के अंतर्गत नहीं आते, जैसे नाबार्डा के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। ठीक है, बस प्राथमिक सेक्टर में वो लोग पैसा नहीं देते हैं। जैसे आपके एग्जिम बैंक हो गया, एक आपने एग्जिम बैंक का नाम सुना होगा, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ।
जो इंडस्ट्री को पैसा देता है, बड़े उद्योग को पैसा देता है, एग्जिम बैंक हो गया, ठीक है, उसकी बात हो गई, वो नहीं देता। जैसे एग्जिम बैंक हो गया, जैसे आपके मैंने बोला कि एग्जिम बैंक आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देखें तो जो घर के लिए जो पैसा दिया जाता है, आपके NBFC हो गया, मुद्रा हो गया, सिडबी हो गया, इन सब को PSL के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। PSL के अंतर्गत वो बैंक रखे जाते हैं जैसे प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंक। तो इन सब का हम एक डिटेल में अलग से वीडियो आपको बनाएंगे। अभी सिर्फ हमने कार्य आपको हमने बताया है। अगला कार्य RBI का जो है वो होता है आपके जो रिजर्व बैंक में अधिनियम के अंतर्गत व्यापक अधिकार प्राप्त है, जैसे बैंकों को लाइसेंस देना है। जैसे RBI है, अब मान लीजिए आपको बैंक खोलना है, प्राइवेट बैंक खोलना है, तो किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? RBI से। मान लो आपको बैंक खोलना है, मैं अपने नाम से डाल देता हूँ MD बैंक खोलना है, तो RBI को मैं बताऊंगा कि मुझे बैंक खोलना है, तो RBI के नॉर्म्स पूरी करने पड़ेंगे, फिर RBI कहेगा कि आप खोल सकते हो। उसके लिए मुझे कम से कम 1000 करोड़ रुपए की पूंजी जो है वहाँ जमा करके बतानी होगी। फिर उसी रूम पे RBI के पूरे नियम मानने पड़ेंगे। लाइसेंस वाली पद्धति यहाँ जैसे मैंने लिखा लाइसेंस, उसके तहत RBI आपको जैसे कोटक महिंद्रा वगैरह इनको परमिशन लेने दे दी है। तो अब ये क्या है, प्राइवेट सेक्टर के बैंक खुल गए। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा उनका प्रबंधन किनका, उन बैंकों का जो खुले हैं, ठीक है, उनका प्रबंधन हो गया, तरल कोष हो गया, उनकी लिक्विड रिजर्व को मेंटेन करना है, ऐसा ना हो उनके पास कैश खत्म हो जाए, उनकी ब्रांच कितनी आप फैला सकते हो वो भी है, उनका निरीक्षण करना कि घोटाला तो नहीं हो गया, क्योंकि आप देख ही रहे आज के समय कितना घोटाला हो गया है, ठीक है। ये सब कार्य होते हैं। अब RBI के अन्य कार्य क्या होते हैं, ये तो मुख्य कार्य होगा। अन्य कार्य क्या है? अन्य कार्य में रिजर्व बैंक कई अन्य विकास कार्यों को करना है। इन कार्यों में कृषि के लिए ऋण का अनुमोदन और कार्यान्वयन करना, जो कि नाबार्डा को स्थानांतरित किया जाता है। सरकारी प्रतिभूति और व्यापारिक बिलों की खरीद बिक्री, सरकारी खरीद के लिए ऋण देना, मूल्यवान वस्तुओं की बिक्री आदि शामिल। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है और भारत की सदस्यता का प्रतिनिधित्व करता है। जो IMF है, आप जानते होंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक संस्थान है जो विश्व बैंक के साथ 1945 में ब्रिटेन वुड्स के सम्मेलन में बनी थी। वहाँ भी ये प्रतिनिधि के रूप में, भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जाता है। और जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ऐसे कुछ अनुमोदन, रिकमेंडेशन और कार्य करवाने होते हैं, वो भी नाबार्डा के थ्रू पैसे देता था। नाबार्डा भी आप लोग जानते हैं कि वो आपके कृषि क्षेत्र को बूस्ट करने के लिए उसका एस्टेब्लिशमेंट 1982 में किया था। उसकी चर्चा हम जब बैंकिंग के प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें हम ले लेंगे। तो बैंक के आज आपने कार्य का वीडियो देखा और कैसा लगा वो आप ज़रूर मुझे बताइए। नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगला टॉपिक हम अगला वीडियो अगले टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।